न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं शीबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। ईरान से भारतीयों को बचाना स्वागत योग्य, बोले डी राजा। अमित शाह बोले प्रशासनिक प्रशिक्षण में बदलाव जरूरी। लालू तेजस्वी ने किया बिहार को बर्बाद, बोले अरुण साव। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ईरान से भारतीयों को बचाना स्वागत योग्य, बोले डी राजा। CPI महासचिव डी राजा ने ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए। साथ ही डी राजा ने सवाल उठाया कि भारत इजराइल के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी नैतिक और कूटनीतिक शक्ति दिखानी चाहिए और खुलकर इजराइल की निंदा करनी चाहिए। उनका ये भी मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में भारत की चुप्पी समझ से परे है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह बोले प्रशासनिक प्रशिक्षण में बदलाव जरूरी। दिल्ली में पूर्व सिविल सेवक आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक में बूंद स्वयं खुद सागर हूँ के विमोचन समारोह में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शायद ही कभी अधिकारियों को इस बात के लिए प्रशासनिक किया जाता है कि वे हमारी व्यवस्था में सहानुभूति लाएं। इसका एक ही कारण भी हो सकता है, हमारा प्रशासनिक मॉडल आज भी ब्रिटिश औपनिवेशिक ढांचे से प्रेरित है। अमित शाह ने कहा कि सहानुभूति के बिना शासन नहीं बल्कि प्रबंध भर रहा जाता है। अगर शासक या प्रशासक जनता की पीड़ा को नहीं समझता तो वे शासन के मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण में संवेदनशील और बदलाव की जरूरतों को रेखांकित किया। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब आशुतोष अग्निहोत्री एक सनदी अधिकारी है, IAS अफसर है, और मैं मानता हूं कि सनदी अधिकारियों की ट्रेनिंग में ही आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ढेर सारी चीजों की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है आप लोगों को, वो बहुत उपयोगी भी है, देश के लिए है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, परंतु वहां कहीं संवेदना को हमारी व्यवस्था में प्रस्तापित करने की ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग का मॉडल जब बना होगा वो अंग्रेजों के काल से लिया हुआ मॉडल है, और मेरा मानना है कोई भी शासक, कोई भी प्रशासक संवेदना के बगैर जब शासन करता है तो वो उसके उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसी व्यवस्था से निकले हुए आशुतोष अग्निहोत्री जी साहित्य सृजन करते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य सृजन वो ही कर सकता है जो संवेदनशील है, जिसकी संवेदना जागरूक है, न केवल जागरूक है, वो अभिव्यक्ति के स्तर पर पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू तेजस्वी ने किया बिहार को बर्बाद, बोले अरुण साव। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार की राजनीति पर तीखा हमला बोला है। रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की सरकार ने बिहार को बर्बाद की राह पर डाल दिया है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि लालू तेजस्वी के शासन में बिहार में जंगल राज था, जहां लूटपाट, माफिया राज और प्रशासनिक अराजकता चरम पर थी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज भी उस दौरान को नहीं भूल पाई है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में बिहार की जनता NDA के साथ ही खड़ी रहेगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर में राहुल गांधी के जन्मदिन पर सेवा कार्य। श्रीनगर में राहुल गांधी के 54वें जन्मदिन के अवसर पर जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस ने एक मानवीय पहल की। संगठन के सदस्यों ने SMHS अस्पताल का दौरा किया और वहां भर्ती मरीज व उनके परिजनों के बीच फल, पानी, बोतलें और जूस वितरित किए। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि ये कार्यक्रम किसी उत्सव के रूप में नहीं बल्कि सेवा और संवेदना की भावना के साथ आयोजित किया गया। उनका कहना था कि राहुल गांधी का जीवन भी गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों की आवाज उठाने के लिए समर्पित रहा है और हम उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2014 से 2025 तक भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बीते दशक को आनंदमय यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से 2025 तक भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने खास तौर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वे शिक्षा हो, खेल, विज्ञान या नेतृत्व का मंच। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि उनकी सरकार महिलाओं के पोषण, सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ देश भर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार झारखंड को सूखे से राहत। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पा नेहा ने राज्य में समय पर मानसून आने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इस बार झारखंड को सूखे की मार से झेलनी न पड़े और समय पर अच्छी बारिश हो। मंत्री ने कहा, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मानसून इस बार समय पर आया है। उन्होंने झारखंड के सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मौसम उनकी मेहनत के फल को निश्चित रूप से सफल बनाएगा। झारखंड राज्य अक्सर वर्षा की अनियमितता और सूखे की स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन इस बार समय पर बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। Regarding the foreign policy, right? The PM has visited Croatia, G7 summit in Canada, Cyprus also. So how do you see the party has been very critical of the foreign policy regarding how the things have been handled? Your take on that foreign policy? Look, foreign policies will only come into play when it also showcases a strong relationship, international relationship with other countries. It is very disheartening to say that recent war that we went on with Pakistan, not a single country came to favor India. This is a big question. This is a big question on the entire foreign policy. So this whole bubble that we are building around Vishwa Guru, I don't know where it stands when none of the country is ready to even give you a shoulder in the times of war. Ma'am, Kerala's Chief Minister Pinari Vijayan Sahab, he has said that the Raj Bhavan in particular should not become a shakha of the RSS. How do you see his views? Not just Raj Bhavan. I think any kind of government institution, any kind of central government agencies, or even the governor houses shouldn't become a sakha. That is a very important observation that the CM, Kerala CM has made. And I think that is true because it has been going on for a very long time now. And in fact, instead of these things simmering down, it's just becoming even more louder and obvious. Ma'am, one last. As the Agriculture Minister of the state, the monsoon has started on a very bright note. How I am very happy because from the time I have taken oath, I have only prayed that it should rain well on time because Jharkhand has very often faced year on year the issue of drought, and this year rain has come on time. I thank the Lord, I thank and I wish all the best to our farmers. Thank you. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विभिन्न मुद्दों पर रेख विचार किया। विमेंद्र में मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि केरल की जनता का भरोसा कांग्रेस में बना हुआ है और राज्य की जनता विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर जागरूक है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी का सम्मान होना चाहिए। പക്ഷേ എനിക്ക് സ്പഷ്ടമായി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ
ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ പ്രചരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട് അവിടെ, അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയം കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെയും ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ പ്രചരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിലമ്പൂരിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയം തന്നെയാണ്. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का नया परिसर। रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के नई परिसर के उद्घाटन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये एक विश्व स्तरीय संस्था होगा। सरकार ने इसके लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की है, जबकि केंद्र सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि नए कानूनी प्रावधानों के तहत फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी उन मामलों में जहां सजा 7 साल उसके अधिक हो। BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य सहित जैसे कानून के चलते फॉरेंसिक जांच की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, इसीलिए एक आधुनिक और सुसज्जित परिसर में स्थापना आवश्यक है। नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो वर्ल्ड लेवल की संस्था है, उसका एक कैंपस अब छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ होगा। उसके लिए 40 एकड़ की जमीन सरकार ने निर्धारित कर दी है। जमीन हमको देना होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारा केंद्र की सरकार के द्वारा होता है, तो उसमें 300-400 करोड़ रुपए भी हमको मैंने जो भी लागत होगी उस बिल्डिंग की वो लगाएंगे। बहुत बड़ी बात यह है कि जो तीनों नए कानूनी प्रावधान आए हैं, जिसमें BNS है, BNSS है और भारतीय साक्ष्य संहिता है, इन तीनों ही विषयों में यह है कि जिनमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा है, उन सारे प्रकरणों में फॉरेंसिक जांच करना जरूरी है। इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए बड़े हमको मैन पावर की जरूरत होगी और इसके लिए एक बहुत अच्छा कैंपस यहाँ पर प्रारंभ होना मैं बहुत ही छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए शुभ है। साथ ही साथ ये बिल्डिंग बनकर जब तैयार होगी तो होगी, अभी 1-2 साल का समय इसमें लग सकता है। इस बीच में इसी वर्ष से इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए परीक्षाएं हो गई हैं। प्रवेश भी 1 महीने बाद इसमें शुरू हो जाएगा, जुलाई महीने से, और इसमें अभी हम ट्रांजिट कैंपस इसका चलाएंगे। तीसरा मसला इसमें है कि जो NFSU का कैंपस बन रहा है, उसके साथ ही लगा हुआ एक और 7-8 एकड़ की जमीन है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के इनिशिएटिव से एक फॉरेंसिक लैबोरेटरी, बहुत ही अच्छी लैबोरेटरी ये बन रही है। और ये जो फॉरेंसिक लैबोरेटरी बन रही है, ये हमारे फिर से काम आएगी। तो ये दोनों ही ऐसे इनिशिएटिव हैं जो अभी 2 साल बाद ही मैं सोचता हूँ हम सबको बहुत ही सुविधा देने वाले हैं, पुलिस की पूरी प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बनाने वाले हैं। सर, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग और जो ट्रांजिट कैंपस है उसको अभी इनॉग्रेट, हाँ जी, अभी माननीय अमित शाह जी 22 तारीख को आ रहे हैं। 22 तारीख को वो यूनिवर्सिटी कैंपस के इसका भूमि पूजन करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी अपने निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। निर्माण भी उन्हीं को करना है, सेंट्रल को ही करना है, मतलब NFSU को ही करना है, तो वो प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ उसमें छत्तीसगढ़ का जो लैबोरेटरी बन रहा है फॉरेंसिक साइंस का, उसका भी शिलान्यास है और हम ट्रांजिट कैंपस जो इसका शुरू होने वाला है उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी उसी के साथ साथ प्रारंभ हो सके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में लूटपाट का प्रयास। पटना के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में आज सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूटपाट की कोशिश की। SP सिटी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि बदमाशों के पास एक पिस्तौल भी थी और फायरिंग भी की गई, लेकिन किसी के हाथाहाथ होने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने पूरे इलाके के CCTV कैमरे की जाँच शुरू कर दी है और शहर में नाकेबंदी के संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई तेजी से जारी है ताकि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने वैश्विक बाजार की अहमियत बताई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शोभा ने बताया कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही है और देश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास एक बड़ा घरेलू बाजार है, लेकिन वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना भी जरूरी है। मंत्री ने कहा कि वैश्विक बाजार से जुड़ने से भारत की आय दुगनी हो सकती है, जिससे विकास और रोजगार के नए अवसर
सुजित होंगे। उन्होंने निवेशक और निर्यात को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। FDI आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज हमारे देश को आ रहे हैं। हमारे देश का विकास के साथ वो जुड़ रही है। आज वॉलमार्ट का प्रोग्राम थी इधर। वॉलमार्ट को हम देखते हैं, हमारे MSME को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाए, उसको ऐसा ट्रेनिंग दे, हम ऐसे अच्छा पैकिंग करे, पैकेजिंग अच्छा हो, ब्रांडिंग अच्छा हो, क्वालिटी प्रोडक्शन करे। एंड इंडिया का अंदर मार्केट तो है ही है, बट हमारे वस्तुओं ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हमारा आमदनी को द्विगुनी करने के लिए हम एक्सपोर्ट करना चाहिए, मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे लग रहा है वॉलमार्ट जैसे कंपनियां अभी पूरा देश में हमारे MSME को ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जरूर करेंगे एंड हमारे MSME को आगे बढ़ाएंगे। हमारा विकास के साथ वो भी पार्टनर बनेंगे, ऐसे मैं मांग रखती हूँ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अविनाश पांडे ने भारत के लिए स्पष्टता की मांग की। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आई लव पाकिस्तान वाले बयान को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप शुरू से ही यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है। पांडे ने कहा कि ये घोषणा पहले ही ट्रंप के कार्यालय द्वारा कर दी गई थी और वे बार बार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ये बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जो प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करते हैं, उन्होंने इस मामले में पूरी स्पष्टता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है। अविनाश पांडे ने पूछा कि जब ट्रंप बार बार पाकिस्तान और मोदी दोनों से प्यार जताते हैं, तो इस बीच भारतीय जनता की जगह कहाँ है। माननीय ट्रंप इस चीज का दावा पहले दिन से कर रहे हैं। 8 बजे अगर ऐलान हुआ तो ट्रंप के ऑफिस से इस चीज़ का ऐलान पहले ही हो चुका था और बार बार इस चीज़ को पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो जा रहे हैं इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है, जो एक ऑपरेशन था, उसे उनने रुकवाया। पूरे देश की जनता इस देश के प्रधानमंत्री पर अपनी आस्था रखते हुए ये चीज़ जानना चाहती है कि देश के सम्मान के लिए और विशेष रूप से सीमाओं पर लड़ रहे हैं हमारे नौजवान साथी, हमारी सेना के लिए, जो एक बहुत बड़ा उनके लिए, उनके मॉरल के लिए, उनकी हिम्मत को जो नीचे दिखलाता है। जब तक कि अगर ये होता है कि हमने विदेशी हुकूमत की ताकत पर, उनके इशारों पर अगर ये जंग रोकी है, इस जंग का एक बहुत बड़ा मकसद था कि पूरी दुनिया को एक संदेश देना आतंकवाद के विरोध में, और आतंकवाद के विरोध में इस लड़ाई में इस देश का बच्चा बच्चा सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा था। सरकार जिस किसी की भी हुई उसकी परवाह न करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी शर्त के अपना समर्थन भी जाहिर किया था और उन्हें पूरा योगदान भी दिया था। ऐसे वक्त पर जिस प्रकार से नोटबंदी डिक्लेयर की गई, उसी प्रकार से घोषणा कर दी गई कि अब युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। और ट्रंप उसी दिन नहीं, लेकिन कल भी आपने देखा होगा कि एक बार नहीं 3 बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है, मुझे प्यार करता हूं। और नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्ति हैं। स्वाभाविक है कि जिन कारणों से ये सीज फायर किया गया, इस देश की जनता को आशंका है कि कि कुछ लोगों के हित में या व्यापारिक दृष्टि से कुछ लोगों को अगर नुकसान होने की आशंका थी, उस नुकसान को बचाने के लिए माननीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया। ये शंकाएं हैं और देश के प्रमुख होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते माननीय मोदी जी का ये कर्तव्य है कि देश की जनता के सम्मान के लिए, इस देश की सेना के सम्मान के लिए, उनका सिर ऊंचा रखने के लिए वो इस चीज़ का स्पष्टीकरण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहें कि किन कारणों से उन्होंने इस युद्ध को विराम करवाया। और जब तक कि ये शंकाएं दूर नहीं होगी, हम सबको खेद है कि इस देश की जनता, इस देश की सेना एक शर्मिंदगी महसूस कर रही है। क्या विदेशी इशारे पर हमारा देश काम करता है? इसके पहले का इतिहास है कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने
जब अमेरिका का पोत समुद्र स्थल पर खड़ा था, उसके बावजूद भी उन्हें दो टूक जवाब दिया कि हमें किसी की सलाह या मदद की आवश्यकता नहीं है। आपसी मसले और पाकिस्तान के साथ हमारे मसलों के ऊपर निर्णय हम लेंगे। और आपने देखा कि इस देश का भूगोल उन्हें बदल के दिखाया। तो आज आवश्यक है कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि अगर उन्हें पाकिस्तान से प्रेम है और हिंदुस्तान के मोदी जी से प्रेम है, तो देश की जनता कहाँ खड़ी है, इस चीज़ को बड़े स्पष्ट रूप से हमें रखना होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने डबल इंजन सरकार की तारीफ की। मथुरा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने विकास के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है। उन्होंने 6 लेन वाली सड़क के निर्माण को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया। सांसद ने कहा कि लोगों को यातायात से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें थी और इस नए सड़क निर्माण ने उन्हें समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने उन सभी अधिकारियों और मजदूरों की भी सराहना की जिन्होंने इतने कम समय में इस सड़क का निर्माण किया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी जी के सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार ने कितना कुछ विकास किया है। उसके साथ में ये देखिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये दिस इज मथुरा टू बरेली तक का एक मार्ग बनाया है। इट इज 6 लेन रोड बनाया गया है जो पहले नहीं था। ये भविष्य को देखते हुए इन्होंने इतना बड़ा रोड बनाया है और इसमें बहुत कुछ सुविधाएं होने वाली है। एंड इट इज अबाउट यहाँ अभी इस वक्त ये मथुरा से हाथरस तक 66 किलोमीटर का रोड बन चुका है। तो अभी मैं इसी में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। और अभी राइट नाउ मैं ब्रह्मांड घाट के पास में हूँ। राया में बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो लोग कहते थे कि यहाँ ट्रैफिक जैम होता है, वो सब उसका पूरा निवारण अभी हो गया है। अभी और आगे तो ये पूरा रोड बरेली तक जाने वाली है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्क अभी हमारे नेशनल हाईवे वालों ने किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना विद इन 1 ईयर्स टाइम, 1 साल के अंदर इन्होंने यहाँ तक किया है। और इसका सैंक्शन हुआ था 2019 में और काम शुरू हुआ 22 में और विद इन दिस शॉर्ट टाइम यहाँ तक बन गई है, अभी और भी बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे विकास हो रहा है हमारे देश में और मुझे खुशी है कि मैं मथुरा के सांसद होते हुए मुझे ये देखते हुए ये सब लोग जो काम कर रहे हैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से ये इतना अच्छा विकास हो रहा है। और इसे अच्छी तरह से मेंटेन करना हमारा जनता का काम है। जनता को भी इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए और इसके साथ कैसा होना चाहिए ये सब वो लोग भी करें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ट्रंप के बयान पर मोदी सरकार को घेरा। लखनऊ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी सरकार भारत का कितना अपमान सहने वाली है। उन्होंने बताया कि विदेश सचिव ने पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई 36 मिनट की बातचीत का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, लेकिन वाशिंगटन ने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन नहीं किया और इसे कुछ ही घंटे बाद ट्रंप के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से बात की और दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है और व्यापार बढ़ाएंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्हें इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आ रही है, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को कड़ा जवाब दिया था और भारत की ताकत का एहसास कराया था। कितना अपमान मोदी सरकार और भारत माता का करेगी और कराएगी। विदेश सचिव 36 मिनट की वार्ता होती है प्रधानमंत्री ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। वाशिंगटन उनकी बातों का समर्थन नहीं करता, कम से कम उनके काउंटर पार्ट को वाशिंगटन से समर्थन देना चाहिए था। हाँ, मोदी जी ने ऐसा कहा
और रही सही लुटिया डुबोती ट्रंप ने, कुछ घंटे भी नहीं बीते, दिन तो छोड़ दीजिए, फिर उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर के साथ वार्ता की और कह दिया कि मैंने दोनों देशों की युद्ध रुकवाया, मैंने ही दोनों के युद्ध रोके और अब मैं ही ट्रेड कराने जा रहा हूं, व्यापार कराने जा रहा हूं। कितना अपमान और हम सहेंगे। याद आती हैं बहुत इंदिरा जी, जब उन्होंने निक्सन को उसके मुंह पर ये कह दिया था कि भारत की शक्ति क्या है। सर, ईरान वहाँ ईरान में जो फंसे हुए भारतीय, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संबल हिंसा मामले में 2 एफआईआर 52 गिरफ्तारियां। संबल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने अब तक 12 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 7 मामले पुलिस ने खुद संज्ञात लेकर दर्ज किए हैं। संबल के एसपी के बिश्नोई ने बताया कि सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब तक कुल 92 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में सांसद जिया रहमान उर्फ जामा मस्जिद सदर प्रमुख जफर अली और अन्य के खिलाफ भी धारा 335 2024 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं एक आरोपी सोहेल इकबाल को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की है, जिसमें एक डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी और प्रत्येक केस के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एसपी के मुताबिक सांसद जिया उर्फ रहमान से 4 से 5 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। पुलिस का प्रयास है कि सभी मामलों को जल्द ट्रायल में लाया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद में किए जा रहे सर्वे में भीड़ ने काफी उसमें उपद्रव की स्थिति उत्पन्न की, हिंसा भी की, गाड़ियां भी जलाई। कुल 12 मुकदमे उसमें दर्ज किए गए थे। उसमें 7 पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए, 5 आम जनता की एप्लीकेशन पे दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में कल चार्जशीट हैं वो कंप्लीटली पुलिस के द्वारा कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कुल 92 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं अभी तक। कल 335/24 जो अभियोग है उसमें जो चार्जशीट हुई है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर जामा मस्जिद जफर अली और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है। और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम सोहेल इकबाल था, उनको पुलिस के द्वारा एक्सोनरेट भी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्द से जल्द इन मुकदमों का सभी मुकदमों में चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल पे लाए जाएंगे और ट्रायल में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। सर, बात करें 24 नवंबर के हिंसा में, तो कितनी एफआईआर टोटल दर्ज की गई? कुल 7 मुकदमे पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए थे। 4 मुकदमे जो 4 लोगों की डेथ हुई थी उनके परिवारजनों की तरफ से दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा मुरादाबाद में 0 एफआईआर के रूप में रजिस्टर किया गया था, जिसको बाद में यहां पे एफआईआर के नए नंबर पे रजिस्टर करने के बाद में विवेचना की गई। सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा तमाम साक्ष्य, जिसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट है, मेडिको लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके अलावा जो वेपन्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जो लोगों की डेथ हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, उन सभी को एनालिसिस करते हुए अभियोजन से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हुए राय के आधार पे माननीय न्यायालय में सारी चार्जशीटें वो दाखिल की जा चुकी हैं और विद इन 6 मंथ्स इन सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा सजा कराए जाने के प्रभावी पैरवी की जाएगी। सर, एसआईटी ने सपा सांसद से पूछताछ की थी, क्या रोल सामने आया पूरे मामले में? सभी केसेस के अंदर एक एसआईटी बनाई गई थी। उस एसआईटी में एक डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी थे और उसके अलावा 12 सभी केसेस के अंदर हर एक के अंदर एक अलग अलग इंस्पेक्टर स्तर का आईओ बनाया गया था। इनमें जो ये 335/24 है, इसमें डिटेल्ड पूछताछ है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क से की गई थी। इसमें एक निश्चित तिथि है वो उनके द्वारा निर्धारित की गई थी। उसमें उनसे विभिन्न प्रकार के सवाल है वो 4-5 घंटे तक किए गए थे। उसके अलावा टेक्निकल एविडेंसेज हैं
वो पुलिस ने पूर्व में कलेक्ट किए गए थे, जिसमें सीडीआर एनालिसिस है, आईपीडीआर एनालिसिस है, व्हाट्सएप कॉल्स हैं और उनसे अलावा इतर जो अन्य लोग पकड़े गए थे उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें विभिन्न प्रकार की संलिप्तता है। तो जो 19 तारीख को जब सर्वे किया गया था तो एक ये संवेदनशील जनपद है, उसके बाद जो वक्तव्य दिए गए उसके बाद में काफी संवेदनशील माहौल हुआ और 22 तारीख को ये अति संवेदनशील में बदल गया क्योंकि उसमें भड़काऊ भाषण दिए गए थे और 24 तारीख को जो अति संवेदनशील माहौल के अंदर पुलिस के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा में जब करवाई जा रही थी सर्वे को, तब भीड़ को इकट्ठा करके और आंदोलित किया गया और उस भीड़ के द्वारा उग्र भीड़ के द्वारा आगजनी भी की गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ और उसके साथ साथ संभल का नाम भी खराब हुआ और 28-29 पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोगों को चोटें आई और 4 लोगों की जान भी गई। तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन पुलिस के द्वारा सभी केसेस के अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके मेरिट के आधार पे, जिसमें कई लोगों को पुलिस ने साक्ष्य नहीं पाए जाने पे फ्री भी किया है, जो ये दर्शाता है कि पुलिस के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पे किए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जाएगी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद से पूछताछ। इंदौर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में तेजी आई है। आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने बताया कि उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके अलावा उनके ऑफिस के कुछ कर्मचारियों, राजा रघुवंशी से जुड़े कुछ लोग और अन्य संदिग्धों को भी थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। गोविंद रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानून पर उन्हें पूरा भरोसा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही है और सभी कॉल डिटेल, संपर्क सूत्रों और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। बुलाया और क्या पूछताछ की जा रही है? नहीं, अभी पूछताछ वैसे ही नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटेड है वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से। आपको बुलाया था यहाँ पे या फिर आप आए थे क्या? अभी फिलहाल कुछ नहीं, बुलाया गया था मुझे। और कौन है अंदर जिनको पूछताछ की जा रही है आपके कर्मचारियों में? बहुत सारे लोग हैं। अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं। आपके कर्मचारियों को बुलाया? आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं या फिर और कुछ दूसरे लोग हैं? नहीं, ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। अच्छा जी। आपको बुलाए थे तो आपसे किस संबंध में मतलब बात की है? नहीं, मुझे मेरे से अभी कोई बात नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने आज मीडिया को बताया कि हादसे की जांच की एजेंसियां के समन्वय से की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स जैसे तकनीकी पहलुओं को जांच विशेषज्ञ एजेंसी कर रही है। अब तक कुल 222 शवों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 214 की पहचान डीएनए नमूनों के आधार पर की गई है, जबकि 8 शवों की पहचान बिना डीएनए के संभव हो पाई है। उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जैसे ही रिपोर्ट मिली है, संबंधित परिवारों को तुरंत सूचित किया जा रहा है। जांच पूरी पारदर्शिता और तेजी से की जा रही है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एक तो पुलिस भी करती है। पुलिस का जैसे जो वहाँ पे जो भी आइटम्स मिले हैं, चाहे वो उनके जैसे मोबाइल्स मिले हैं, कुछ पासपोर्ट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, एक तो वो पार्ट है, उसमें हमने उनको कब्जे किया है। लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे उसकी ब्लैक बॉक्स एनालिसिस है, उसकी इंजन में कोई इशू है, तो ये सब काम एयरक्राफ्ट की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सारे जो वहाँ का जो एयरक्राफ्ट का जो मलबा है उसको उठा के एक जगह पे असेंबल करके उसको पूरा रिक्रिएट करेंगे, हर एक पीस को उसके जगह पे रखेंगे और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए उनके पास जैसे बोइंग का टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं कि कहीं कि इंजन में तो प्रॉब्लम नहीं है या कुछ और हो। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस भी ये संस्था करेगी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन AAIB कर रही है।
नहीं, इस बारे में कोई सस्पिशन का अपने स्टेज पे हम कुछ नहीं कह सकते क्या कारण रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है। सर, विश्वास का मोबाइल लिया है हमने? नहीं, विश्वास का उसका जो स्टेटमेंट लिया है, उसके मोबाइल वगैरह हमने चेक किया है। उसका एज सच हमने मोबाइल का अभी सीज नहीं किया, उसको चेक कर लिया है हमने पूरा, और उसको बाकायदा सिंपैथी के साथ ही हमने उसको हैंडल किया है। देखिए, अभी इसमें जो कुछ लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं और एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो उसके बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक कुल 222 जो लोगों की जो शिनाख्त है वो हो गई है। इसमें 214 डीएनए से मैच हुए हैं और 8 लोगों को पहले ही बगैर डीएनए के बॉडी दी जा चुकी है, और अभी तक 204 बॉडी फिजिकली भी हैंड ओवर कर दी गई है। लेकिन कितने लोग एग्जैक्टली कैजुअलिटी कितनी है वो आंकड़ा आने में शायद थोड़ा दिन, 1-2 दिन शायद और लगे, 2-3 दिन। मिसिंग हुए हैं वो उनका आके भी हमने सैंपल लिया गया है। मिसिंग आके उनका सबका जो भी आ रहे हैं उनके हमने सैंपल ले लिए गए हैं। बॉडी पार्ट्स जो हैं अलग अलग, जैसे कुछ एक बॉडी 2 पार्ट 3 पार्ट में भी ऐसे हुई है, तो मोर देन 300 सैंपल, अभी कल तक 318 सैंपल्स हमने लैब में, वहाँ पे FSL लैब में भेजे हैं। नहीं, वो अभी देखिए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उसकी काफ़ी इंक्वायरी, उसकी पूछपरछ की जा चुकी है और सारे वीडियोज भी एनालाइज होंगे। इट इज़ जस्ट, हाँ, वो भी हमने देखा है। हाँ, वो सब हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। नथिंग सस्पिशियस इट इज। और उनका आपने भी स्टेटमेंट देखा होगा, वो खुद ही मतलब उसका तो बहुत ही मिरेकुलस। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के निधन पर जताया शोक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एयर विमान दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अल्पनीय घटना है। उन्होंने विजय जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक अत्यंत साधारण जीवन जिया और पार्टी में एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। सीएम सैनी ने बताया कि विजय जी इस समय पंजाब में पार्टी के प्रभारी थे और दोनों के बीच लगातार संवाद बना रहा था। वे अक्सर मिलते रहते थे। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे सभी शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।